हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। आज हम लोग बिहार बोर्ड 8 क्लास मैथ चैप्टर 3 को शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। अब यह जो मैथ है यह न्यू वाला बुक है मैथ का, जो हाल ही में 2025 में इसी साल लॉन्च हुआ है और आपके एग्ज़ाम में भी प्रश्न इसी बुक से पूछे जाएंगे। तो इससे पहले हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों को पढ़ा दिया है। उससे जितने जो थ्योरी बन सकते थे और जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो देखिए, चतुर्भुज किसे कहते हैं यह तो आपको पता ही होगा। 4 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यह लिख लीजिए कि 4 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें और क्या पढ़ना है चतुर्भुज के अलावे? समतल प्रतिरूप या फिर समतलीय वक्र क्या होता है। देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया है समतलीय वक्र, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं समतलीय वक्र किसे कहते हैं। साथ ही आप अगर कॉपी किताब लेकर बैठे हैं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, समतलीय वक्र किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए लिखा गया है, जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? समतलीय वक्र कहते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। जब किसी समतल से तो इसको डेफिनेशन में लिखिए, जब हम समतलीय वक्र में क्या लिखेगा कि जब हम किसी समतल से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम समतलीय वक्र कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसा फिगर बना सकते हैं कि यहाँ से पेन को उठाए बिना आप पेन या फिर पेंसिल किसी से को उठाए बिना, जैसे एक फिगर हमने बनाया, तो इसको तो बिना उठाए हुए बनाया, तो यह कैसा है? समतलीय वक्र है। इसके अलावे आप ऐसा सर्किल भी बना सकते हैं, तो यह समतलीय वक्र है। यह त्रिभुज भी आप बिना पेन को उठाए बिना बना सकते हैं। तो इस तरीके से यह जितने भी आकृति हैं यह कैसे हैं? तो समतलीय वक्र से बनाए गए हैं। दूसरा क्या आपको पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है फिर सरल वक्र या साधारण वक्र क्या होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, सरल वक्र या साधारण वक्र। तो इसको क्या लिखिएगा कि वह वक्र जो स्वयं को कभी नहीं काटे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सरल वक्र या साधारण वक्र। इसको आप लिख लीजिएगा, उसे हम सरल वक्र या फिर साधारण वक्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावे इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं?
तो इसको हम लिखवा देते हैं। तो लिखिए बहुभुज, बहुभुज लिख के हेडिंग दीजिए। तो बहुभुज किसे कहते हैं? रेखाखंड से बनी आकृति को। रेखाखंड यानी एक निश्चित रेखा होना चाहिए, जैसे आप ऐसा बना लीजिए। तो यह क्या है? एक रेखाखंड है कि नहीं? रेखाखंड होता है कि आप ऐसे गोल नहीं कर सकते हैं, यानी सीधी रेखा होना चाहिए। तो ए बी सी, तो इसमें कौन कौन रेखाखंड हो गया? तो ए बी, बी सी और ए सी, यह 3 रेखाखंड हो गए हैं। तो ऐसे ही आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक है। और जैसे आप और भी आप बना सकते हैं, इस तरीके से बना लीजिए। तो यह क्या हो गया? यह चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज भी क्या एक है? चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। तो ऐसा आकृति जो रेखाखंड से बनी हो, रेखाखंड यानी कि सीधी लाइन से। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? बंद आकृति या फिर खुला आकृति, जो आपको पता ही होगा बंद आकृति किसे कहते हैं। जैसे हम यहीं पे बना देते हैं। यहाँ एक अगर ऐसा फिगर बनाए, यह एक फिगर है, तो यहाँ तक ऐसे हमने बना दिया। तो इसको अगर सटाया नहीं इन दोनों छोरों को, तो यह कैसा आकृति हो गया? यह खुला आकृति हो गया। और यह कैसा आकृति है? तो यह बंद है, यह भी बंद है। तो यह तो आप इसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यह समझ लीजिए कि जिसका वह आपस में रेखाखंड नहीं मिला हुआ होता है उसे हम बंद खुला आकृति कहते हैं, और जो सभी चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है उसे हम बंद आकृति कहते हैं। जैसे यह सर्कल है, तो यह क्या है? यह एक बंद आकृति हो गया। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो यह कैसा हो गया? यह खुला आकृति हो गया, क्योंकि यह आपस में सटा हुआ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है? इसके अलावा इसमें पढ़ना है सम तथा विषम बहुभुज। सम बहुभुज किसे कहते हैं? विषम बहुभुज किसे कहते हैं? लेकिन इससे पहले आपको पढ़ना उत्तल और अवतल बहुभुज। तो उत्तल और अवतल से आप यह समझिए कि उत्तल लेंस के बारे या फिर उत्तल दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में आप पढ़े होंगे, तो आपको यह ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। उत्तल लेंस क्या होता है कि जो मतलब ऐसे बीच में उसका मोटाई ज़्यादा होता है। ठीक है। यानी कि जो गड्ढा नहीं होता है। और अवतल में जो लेंस धंसा हुआ था अंदर की ओर। लेकिन अगर आप लेंस भी नहीं जानते हैं तो हम आपको इस आकृति को बहुत सरल से समझाने वाले हैं। बस जो लिखा है आप बढ़िया से लिख लीजिए और फिगर भी ज़रूर बना लीजिए। ठीक है। तो हम अभी उत्तल आकृति के बारे में बताएंगे, फिर अवतल के बारे में बताएंगे। तो उत्तल बहुभुज, इसको आप लिख के हेडिंग दे दीजिए, उत्तल बहुभुज। तो देखिए यह है उत्तल बहुभुज। सभी कोण 180 डिग्री से कम होता है। सभी कोण यानी आंतरिक कोण, इसका जो अंदर का कोण होगा वह 180 डिग्री से हमेशा कम होगा। जैसे यह कोई भी आकृति देख लीजिए, एक 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जब एक आप सीधी रेखा खींचते हैं। तो सीधी रेखा पर कितना डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो इसमें जो उत्तल बहुभुज होते हैं उसमें सभी कोण जो आंतरिक कोण होगा वह 180 डिग्री से कम होगा। इसको आप लिख लीजिए, सभी कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे आप आकृति कैसे बनाइएगा तो इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको वृत्त कीजिएगा तो वृत्त कोई बहुभुज नहीं होता है, क्योंकि बहुभुज देखिए ऊपर हम लिखवा दिए हैं कि बहुभुज रेखाखंड से बनता है। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त बिंदु से बना हुआ होता है। तो इसको आप मत लिख लीजिएगा, ठीक ना। इस पर कोई कोण भी नहीं बनता है। नेक्स्ट हम लिखवाने वाले हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? तो जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो,
सभी तो नहीं, लेकिन एक कोण 180 डिग्री से अधिक जरूर होता है। जैसे हम इसकी आकृति बनाए हैं तो इस तरीके से बनेगा। तो देखिए यह आकृति जो बना, तो यहाँ पर जो यह कोण जो बनेगा, थोड़ा यह हम सट गया, थोड़ा दूसरा बना देते हैं। देखिए तो यह आकृति है। तो यह जो कोण है यह कितना है, यह 180 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं। तो एक तो कम से कम तो एक कोण जो होता है वह 180 डिग्री से अधिक होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। इसका पहचानने का एक और कारण और है। उत्तल को क्या होता है कि उत्तल में जो विकर्ण होते हैं वह आकृति के अंदर ही खींचे जाते हैं। जैसे विकर्ण क्या किसे कहते हैं, तो जो शीर्षों को मिलाता है। कौन शीर्ष, तो साइड वाला नहीं, आमने सामने वाले शीर्ष। जैसे इसको इससे मिलाया तो यह विकर्ण हो गया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। तो इसमें जो विकर्ण होते हैं अंदर की ओर ही खींचे जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अवतल में क्या होता है कि विकर्ण, देखिए विकर्ण अंदर की ओर तो खींचा ही जाएगा, लेकिन इसको हम बाहर की ओर भी खींच सकते हैं कि नहीं। तो इसमें यही अंतर है, दो अंतर है। एक क्या अंतर था कि 180 डिग्री से अधिक एक कोण होता है अवतल में। अब इसका क्या था कि सभी कोण 180 डिग्री से कम होता है। तो इसको आप दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है तो बताएं। अभी हम आगे दिखाए थे कि सम बहुभुज और विषम बहुभुज पढ़ना है, सम तथा विषम बहुभुज। तो देख लीजिए सम बहुभुज किसे कहते हैं। सम बहुभुज, यह नाम से ही प्रतीत हो रहा है। सम मतलब क्या होता है, तो सम मतलब बराबर होता है, समान होता है। तो वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं कोण बराबर हो। जैसे आप ऐसा कोई आकृति बनाइए, तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं, इसको लिखवाते हैं पहले। वैसी वैसी बहुभुज वैसी बहुभुज जिसकी सभी भुजा एवं कोण बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। इसका आकृति कैसे बनेगा, तो इसको आप बना लीजिए। जैसे एक वर्ग क्या है, एक वर्ग की सभी भुजा और कोण बराबर होते हैं कि नहीं। एक वर्ग का सभी भुजा और कोण बराबर होता है। तो इसके चारों भुजा बराबर हैं। अब इसका चारों कोण भी बराबर है। जैसे यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, यह चारों कोण 90 डिग्री का है। उसी प्रकार से आप समबाहु त्रिभुज भी बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी कोण 60-60 डिग्री का होता है और सभी भुजा भी बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि समबाहुभुज किसे कहते हैं। वैसी बहुभुज जिसकी सभी भुजा एवं कोण बराबर हो। जैसे वर्ग, और यह क्या है, तो यह समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब नेक्स्ट है विषम बहुभुज। विषम मतलब क्या, तो अलग अलग। विषम बहुभुज, विषम बहुभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुभुज जिसकी भुजा और कोण समान न हो। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे आप कोई आकृति बना लीजिए जो समान हो। तो देखिए यह जो आकृति हमने बनाया,
तो ये वाली भुजा थोड़ी छोटा है, अब ये भी छोटा है, लेकिन यह वाली लंबा हो गया। तो यह सब बराबर नहीं ना हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे। इसके अलावा आप आयत बना लीजिए, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जिसकी भुजा और कोण समान नहीं हो, तो यह और यह तो समान है लेकिन यह दोनों असमान है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहते हैं। क्योंकि सम बहुभुज में सभी बराबर होना चाहिए, सभी। तो और इसमें क्या होना चाहिए कि जरूरी नहीं हो कि सभी, बस इसमें यह होना चाहिए कि सभी भुजा बराबर ना हो। कुछ बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुभुज जिसकी भुजा और कोण बराबर ना हो, ठीक है। तो यह आकृति हो जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ 45 है और यहाँ 45 होगा। तो यह सब कोण बराबर नहीं ना हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम विषम बहुभुज कहेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, क्योंकि थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ फार्मूला है जिसको हम लिखवा देंगे। तो देखिए, अब कुछ फार्मूला है जिसको आपको नोट कर लेना है। जैसे कोई भी बहुभुज है तो उसके अंतः कोण का योग का फार्मूला क्या होता है, या फिर बाहरी कोण क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, अंतः कोण क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अंतः कोण जो होता है, अंतः कोण किसे कहते हैं, तो एक आकृति बनाकर आपको समझाने का कोशिश हम करते हैं कि यह एक आकृति है, यह आयत जैसा दिख रहा है। तो इसके जो यह चारों तरफ से घिरा हुआ है, ABCD इसका नाम दे देते हैं। तो ये जो अंदर वाले कोण होते हैं इसी को हम अंतः कोण कहते हैं, ठीक है। बाहरी कोण किसे कहते हैं, तो बाहरी कोण या बाह्य कोण, बाहरी कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, यह एक त्रिभुज है, तो इससे देखिए यह जो रेखा जा रहा है, यह वाली भुजा, इसको इससे बाहर निकाल दीजिए, या फिर इस वाले भुजा को बाहर निकाल दीजिए, या फिर इस वाले भुजा यह जो सीधे जा रहा है इसको ऐसे निकाल दीजिए। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसमें यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसमें यहाँ पर जो कोण बनेगा, यह कौन सा कोण होगा, तो यह होगा बाहरी कोण, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कोण बाहरी की ओर बनता है उसे बाह्य कोण कहते हैं, और जो अंदर की ओर बनता है उसे हम अंतः कोण कहते हैं। अब इसका दोनों का फार्मूला होता है, तो अंतः कोण का फार्मूला क्या होता है, तो अंतः कोण का योग का फार्मूला क्या होता है, तो इसको आप लिख लीजिए। यह योग का फार्मूला होता है n-2 गुने 180, अब 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए अंतः, जहाँ n क्या है, तो n मतलब होता है भुजा, n का अर्थ क्या होता है, तो n मतलब होता है भुजा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, n का मतलब भुजा। इसी प्रकार से बाहरी कोणों का योग क्या होता है, तो सभी बाहरी कोणों का योग होता है, सभी बाहरी कोण का योग यह होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर देख लीजिए, यह तो योग हो गया सभी अंतः कोणों का योग। अगर यह पूछा जाए कि एक भुजा की संख्या बताइए तो कैसे निकालिएगा, या फिर एक प्रत्येक कोण की माप, तो देखिए अंतः कोण में, अंतः कोण में पहले हम लिखवाते हैं प्रत्येक अंतः कोण की माप। तो इसका बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, तो कुल योग बटे कुल भुजा से हम संख्या दे देंगे, में भाग दे देंगे। जैसे कुल योग कितना था, तो n-2 गुने 180,
तो इसको जब n से हम भाग कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंतः कोण की माप आ जाएगा। इसी प्रकार से बाहरी कोण का क्या होगा, तो प्रत्येक बाहरी कोण की माप। तो 360 टोटल इसका योग था, तो इससे n में हम भाग दे देंगे तो यह प्रत्येक बाहरी कोण की माप आ जाएगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए, यह सभी फार्मूला को आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यह हमारा आज का जो थ्योरी जो था इस सब्जेक्ट चैप्टर 3 का, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हम प्रश्न पर चलते हैं और आज 3.1 के प्रश्न भी हम करवा देंगे, तो इसको आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया प्रश्नावली 3.1, इसके जो प्रश्न है इसका आपको आंसर करना है। तो ऐसा आकृति दिया गया है, सभी दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। पहला क्या है, साधारण वक्र। तो हम आपको लिखवाए थे साधारण वक्र या सरल वक्र किसे कहते हैं। तो देखिए, साधारण वक्र या सरल वक्र वह वक्र जो स्वयं को कभी नहीं काटे, उसे हम साधारण या सरल वक्र कहते हैं। लिखवाया है कि नहीं। तो देखिए, ऐसा कौन कौन सी आकृति है जो साधारण वक्र है, जो खुद को नहीं काट रहा। जैसे यह एक है कि नहीं, या कहीं खुद को काट रहा है, नहीं। दो भी ऐसा ही है, लेकिन 3 को देखिए, यह साधारण वक्र है नहीं, तो यह खुद को तो नहीं काट रहा, लेकिन यहाँ पर डबल सर्किल हो गया है, तो यह नहीं होगा। इसके अलावा यह देखिए, तो यह तो आपस में काट पीट रहा है, तो यह नहीं होगा। यह भी आपस में नहीं काट रहा है, तो यह भी हो जाएगा। ये भी नहीं काट रहा और ये भी नहीं काट रहा। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें यहाँ पर जो है यह रेखा जब आप खींचिएगा तो ऐसे वापस कट रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तो कौन कौन होगा इसमें से, तो देखिए, एक, या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसको आप बिना पेंसिल से उठाए बना सकते हैं। साधारण वक्र या समतल वक्र एक ही है। तो इसको देखिए, यहाँ से अगर आप इसको बनाइएगा तो ऐसे इस आकृति को हम बनाते हैं। 1 मिनट, यह पहली आकृति है, ऐसे तो बना दिया कि नहीं। तो यह होगा, जो जो बन जाएगा उसको लिख देंगे, हाँ पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऐसा है, यह भी बन गया। अगर यहाँ से हम ऐसे बनाए हैं ऐसे, तो बिना उठाए पेन बन गया कि नहीं, तो यह भी हो जाएगा। इसको लिखते चलिएगा आंसर। फिर 3 वाला, तो 3 वालों को अब ऐसे बनाइएगा तो फिर उठाने पड़ेगा, तब में दूसरा सर्किल आप घुमाएंगे, तो यह नहीं होगा। चौथा क्या है, तो इसको तो बिना उठाए बनेगा ही नहीं। तीसरा भी बन जाएगा, 5वां भी बन जाएगा, और 6ठा भी बन जाएगा, और यह भी बन जाएगा, लेकिन यह नहीं बनेगा। इसमें कौन कौन आंसर हो जाएंगे, तो पहला के प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट का ए के कौन कौन हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 1, इसके अलावा 2 था, 2 के बाद कौन था, तो 2 के बाद 3 नहीं था, 4 भी नहीं था, 5 था, तो 5 लिख देंगे। 6, तो 6 भी है। इसके बाद क्या है, 7, तो 7 भी है। और 8 तो नहीं होगा। इसके बाद आंसर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह आंसर है 3.1 का, पहला का 1, 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। दूसरा में बोला है कि साधारण बंद वक्र यानी जो बंद आकृति है लेकिन साधारण होना चाहिए, यानी कि साधारण कैसा, जो बिना पेन उठाए वह एक ही बार में बंद हो जाए। तो यह कौन कौन होगा, तो यह तो बंद है, बिना पेन उठाए हम बंद किए हैं।
यह भी बंद आकृति है, लेकिन देखिए यह तो बंद आकृति है लेकिन साधारण है, साधारण नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सर्कल बनाइएगा तो वापिस से दूसरा का बनाने के लिए आपको पेन उठाने पड़ेगा। यह भी साधारण बंद नहीं है, क्योंकि यह भी बंद आकृति तो है लेकिन इसको एक बार में नहीं बना सकते हैं बिना पेन उठाए। इसी प्रकार से यह क्या है, तो यह बंद आकृति है और एक बार में बन सकता है। यह भी बन जाएगा और यह भी बन जाएगा, लेकिन यह नहीं बनेगा। तो कौन कौन इसका आंसर हो जाएगा? इसका भी आंसर सेम टू सेम हो जाएगा। एक दूसरा के भी आंसर क्या हो जाएगा? बी का भी। तो बी का भी आंसर आप सेम टू सेम यही लिख दीजिए, 1 2 5 6 7। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बहुभुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं, अभी हम आपको लिखवाए थे। तो देखिए, रेखाखंड से बनी आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। रेखाखंड से बनी आकृति, तो रेखाखंड से बनी आकृति जैसे यह है। तो देख लीजिए कौन कौन रेखाखंड से बना है। यह रेखाखंड से बना है कि नहीं? तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ एक रेखा है, सब इधर भी रेखा है, अब यह भी रेखा है, यह भी रेखा है, यह भी रेखा है। तो यह रेखाखंड से बना है आकृति। तो पहला तो हो जाएगा, तो सी का आंसर तो 1 हो गया। इसके अलावा दूसरा भी एक रेखाखंड से बना है, इस तरीके से यह रेखा से बना हुआ है। दूसरा आकृति कैसा है? ऐसा है। तो ऐसा जो आकृति है यह रेखाखंड से है कि नहीं? सीधी सीधी रेखाओं से बना हुआ है, तो यह भी आंसर हो जाएगा। तो 2 भी हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए यह जो है यह सर्किल है, तो यह रेखाखंड से नहीं बना हुआ है। इसके अलावा यह देखिए, तो यह भी टुकड़ों में बंटकर बना हुआ है, तो यह भी रेखाखंड बहुभुज नहीं है। ठीक है। इसको आप कितना भुजा बोलिएगा बताइए? यह कोई भुजा है? इसका नहीं है। यह बंद आकृति, यह बहुभुज नहीं है क्योंकि यह रेखाखंड से नहीं बना है। यह भी बहुभुज नहीं है क्योंकि यह देखिए यह सर्किल बना हुआ है। इसके अलावा यह तो यहाँ रेखाखंड से बना हुआ है, लेकिन इधर क्या है? यह रेखाखंड से नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार से यह तो रेखाखंड से बना ही हुआ नहीं है। इसका कौन कौन हो जाएगा? सिर्फ 1 और 2 आंसर। तो सी का क्या होगा? सिर्फ 1 और 2। अब इसी प्रकार से डी का देखिए, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज हम क्या लिखवाए थे? तो उत्तल बहुभुज सभी कोण 180 डिग्री से कम हो, सभी कोण, और बहुभुज होना चाहिए। यह नहीं कि आप सर्कल को सिलेक्ट कर लीजिए, बहुभुज होना चाहिए और सभी कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए बहुभुज तो इसमें सिर्फ 2 ही है, लेकिन इन्हीं दोनों में चुनना हो उत्तल। तो उत्तल कौन हो जाएगा बताइए? यह क्या है? यह 180 डिग्री से ज़्यादा कोण है, तो यह होगा, यह नहीं होगा। और इसके विकर्ण भी बाहर की ओर बन जाएगा, तो यह होगा कि नहीं? तो यह बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी इसके कोण 180 डिग्री से कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का सिर्फ 2 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ई नंबर, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं? तो उत्तल यह है, अवतल कौन होगा? 1 वाला। तो ई का आंसर क्या हो जाएगा? ई का आंसर आप लीजिएगा 1, सिर्फ 1। ठीक है। अब देखिए समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज क्या है इसके बारे में आपको डिफिनीशन लिखना है, तो यह हम आपको लिखवा दिए हैं। इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा कि वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा एवं कोण बराबर हो उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, उसे समबाहुभुज कहते हैं। बस यही आपको लिख देना है, यह वाला डिफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का आंसर सिर्फ यही लिख दीजिएगा। अब देखिए दो का यह दिया गया 2 ही प्रश्न में यह है कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो। 3 भुजा हो लेकिन सम हो, यानी कि सभी भुजा एवं कोण बराबर हो। तो देखिए समबाहुभुज में हम ऐसा एग्जाम्पल लिए थे कि नहीं? 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए। यह जो हम एग्जाम्पल लिए थे यह त्रिभुज का, तो इसमें 3 भुजा है कि नहीं? एक इसको बनाते हैं, नाम देते हैं ABC। तो AB एक भुजा है, BC एक भुजा है और AC एक भुजा है। तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3, 3 भुजा हुआ कि नहीं? 1 2 अब यह 3। तो 3 भुजा है और तीनों बराबर है और तीनों के कोण भी बराबर थे। तो यह कैसा त्रिभुज था? यह था समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या लिख लीजिएगा? दूसरा का पहला क्या आंसर होगा? तो यह हो जाएगा दूसरा का पहला का समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए 4 भुजा वाला समबाहुभुज बताइए। 4 भुजा होना चाहिए और चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए। तो यह आकृति यह बनाए थे हम वर्ग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लिख लीजिए वर्ग। दूसरा का वर्ग वर्ग है। इसका चित्र भी आप बना सकते हैं। अब इसका भी आप चित्र बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए 6 भुजा वाला, तो 6 भुजा वाले को हम क्या कहते हैं, तो 6 भुजा वाले को हम तीसरा को क्या लिखिएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा सम षटभुज। षटभुज मतलब होता है 6 भुजा वाली आकृति। 6 भुजा वाली आकृति को षटभुज कहते हैं। लेकिन बोला गया है कि सम होना चाहिए, तो उसके आगे हम लगा देंगे सम, क्योंकि इसका कोई अपना नाम नहीं है कि जैसे आयत, वर्ग अलग अलग चतुर्भुज के प्रकार है, उसी प्रकार से इसका प्रकार नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे सम षटभुज। अब इसका चित्र आपको बनाने के लिए हो तो 6 भुजा वाला बराबर बराबर आकृति का बना दीजिए। जैसे यह बराबर होना चाहिए। देखिए यह तो लगभग हमने बराबर बनाया है। यह जो सभी भुजा है यह बराबर होने चाहिए। ए बी सी डी ई एफ भुजा हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, यह सभी भुजा बराबर है, तो यह कौन सा होगा, सम षटभुज। सम षटभुज। तो हमने आज के सारे प्रश्न कर लिए हैं 3.1 के, और यह चतुर्भुज का पहला प्रश्नावली था जिसको हम पहले थ्योरी करवाए, इसलिए यह क्लास थोड़ा लंबा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें, और बिना कमेंट करें आप नहीं जाएं। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और लाइक भी करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कौन से, तो इसमें लगभग कितना चैप्टर है दिखाते हैं आपको। देखिए यह चैप्टर हम आपको करवाएंगे 3.2 को, पूरा सॉल्यूशन इसका करवाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावे इसमें और बहुत सारे चैप्टर हैं। 3.3 भी है, तो यह जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा चलेगा। और 3.4 भी है, तो लगभग 4 चैप्टर हैं जिसको आज हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।